हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। ठीक है, ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 4 मैप से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। वो आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सारा मैं आपको करा दूंगी। आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपको चैप्टर की समरी पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करना। जिन लोगों को फिर भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, मैं अलग से वीडियोस बना रही हूँ क्वेश्चंस के। आप एक बार समरी पढ़िए, फिर खुद से क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद नहीं आता है तो इसके बाद बैक टू बैक आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी मिल जाएगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को एक बार सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया आएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट किया है, जो 2023 के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, या 2022 के लिए कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारी एनसीईआरटीज को फॉलो करना है। ठीक है, क्लास 6 से लेके 10th एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है। क्लियर? तो पहली क्लास 6 एनसीईआरटी है ये। इसके अलावा क्लास 9 एनसीईआरटी जो इंडियन ज्योग्राफी है वो भी मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी पहले देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि मेरे चैनल पर आपको बुक समरी की प्लेलिस्ट बहुत सारी मिल जाएंगी। इसमें से आपको फुल तमिलनाडु क्लास 11 एंड 12 की हिस्ट्री, जो आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए टॉपर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको हिस्ट्री जो है वो तमिलनाडु की बुक से पढ़ना चाहिए, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है मैप्स के साथ। मैंने सब कुछ मैप्स के साथ पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। क्लियर? चलिए मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में देखते हैं। तो हमने जैसे कि देखा था कि अर्थ जो है हमारा ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ जो है वो सस्टेन करती है। और लाइफ को सस्टेन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती है, लैंड, वाटर और एयर। वो तीनों हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, जो मेन कंपोनेंट है एनवायरमेंट का, जहाँ पे ये सब ओवरलैप होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, उसको हम, जहाँ पे हम रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। जो गैशियस लेयर है जो अर्थ को सराउंड करती है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो है वो हमको मिलती हैं। वाटर जो है वो लार्ज एरिया में एक सेकेंड, वाटर जो है वो लार्ज एरिया को कवर करता है अर्थ सरफेस को, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर में वाटर सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कि आइस के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, सारा जो है वो किस में आता है, हाइड्रोस्फीयर में आता है। वर्ड ओरिजिन देख लीजिए, ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटम्स का मतलब होता है वेपर्स, और योडोर का मतलब होता है वाटर, इस और बायोस का मतलब होता है लाइफ। इस वजह से इन स्पीयर का नाम रखा गया है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो नैरो जोन है जिसमें लैंड, वाटर और एयर दोनों एक साथ आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंसान लैंड, वाटर और एयर दोनों का यूज, तीनों का यूज करता है, उसका वो मिला के लाइफ बनाता है, उसी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और लाइफ तीनों जगह एग्जिस्ट करती है। एयर में वर्ड्स होती हैं, वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, और लैंड पर मैमल्स, एनिमल्स, ये सारे हमको देखने को मिलते हैं, प्लांट्स, सब जगह हमको लाइफ देखने को मिलती है लैंड, वाटर और एयर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जैसे हमने देखा सॉलिड पोर्शन जो है अर्थ का, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसमें सारे अर्थ क्रस्ट पे जितने भी रॉक्स अवेलेबल हैं, थिन लेयर ऑफ द सॉइल जो है, जहाँ जिसमें न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स मिलते हैं, उन सब क्या होते हैं, हमारे लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं। जो सॉइल होती है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सस्टेन करते हैं। इस अर्थ सरफेस के दो मेन डिवीजन है। ठीक है, कौन कौन से? पहला तो लार्ज लैंडमास बने हुए हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और ह्यूज वाटर बॉडीज बनी हुई हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ओशियन बेसिन बोलते हैं। ओशियन बेसिन के नीचे भी पूरा लैंड है जिसके ऊपर पूरा ओशियन मतलब पानी भरा हुआ है। तो दो चीजें हैं, लार्ज दो लैंड मासेस हैं। एक तो लैंड मासेस है जिनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, और ह्यूज वाटर बॉडीज हैं उनको हम ओशियन बेसिन बोलते हैं। सारे ओशियंस जो है वर्ल्ड के वो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक दूसरे से, अगर हम मैप में देखेंगे सारे ओशियंस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, बट क्या लैंड मासेस एक दूसरे से कनेक्टेड है? तो ये नहीं कनेक्टेड है, वो अभी हम डायग्राम में देखेंगे। लेवल ऑफ सी वाटर जो होता है वो सब जगह सेम रहता है एवरीवेयर। इस वजह से हम जो लैंड का एलिवेशन होता है वो किससे मेजर करते हैं, सी लेवल से मेजर करते हैं। और सी लेवल को हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। फिर उससे जितनी हाइट बढ़ती है माउंटेन की, प्लेट्यूज की, लैंड की, प्लेन एरिया की, वो हम मेजर करते हैं। क्लियर? चलिए ये देखिए आपको वर्ल्ड मैप
आपको देखना है। देखिए इसमें कितने आपको लैंड मासेस दिख रहे हैं, कितने आपको ओशियंस दिख रहे हैं। इसमें मेन 5 ओशियंस है और 7 कॉन्टिनेंट्स है। क्या सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं? तो हाँ, जुड़े हुए तो नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा जुड़े हुए हैं, लेकिन सारे आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे हम बोले साउथ अमेरिका से अफ्रीका जुड़ा हुआ है क्या, तो नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन ओशियंस जो है वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, फिर यहाँ सदर्न ओशियन आता है। ठीक है, इधर इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ है सदर्न ओशन, फिर पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन जुड़ा हुआ है, फिर इधर पैसिफिक ओशन से आर्कटिक ओशन जुड़ा हुआ है, आर्कटिक ओशन से अटलांटिक ओशन जुड़ा हुआ है। तो सारे ओशंस जो हैं वो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारी वर्ल्ड में। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ये 7 कॉन्टिनेंट्स है टोटल। और नीचे एक और कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? चलिए, और 5 ओशन कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन एस शेप का है। ठीक है, और इसके वेस्ट में कौन सी कंट्रीज आती है? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, और ईस्ट में आती है यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, फिर ये आता है सदर्न ओशियन, फिर ये इंडियन ओशियन, ऐसा ओशियन जो एक कंट्री के नाम पे है, इंडिया के नाम पर है। ठीक है, और ये पैसिफिक ओशियन, ये और ये एक ही ओशियन है। अगर ये अर्थ क्या है हमारी, सर्कुलर है, तो ये इसको सिर्फ ऐसे कर दिया, ये आपस में जुड़े हुए हैं। पैसिफिक ओशियन पीछे से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सर्कुलर शेप में है, सिर्फ इसको ऐसा दिखाया हुआ है। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए, नहीं तो सर्कल में फिर हमको ग्लोब घुमाना पड़ेगा ना। ग्लोब में आप देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों ज्वाइंट है। ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये पूरा सर्कल है। सर्कुलर बॉल को अगर आप फ्लैट कर दोगे तो वो ऐसा ही दिखेगा। समझ में आया? अब देखो, एशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है, और एशिया यूरोप जो है वो किस माउंटेन से जुड़े हुए हैं? यूराल माउंटेन से जुड़े हुए हैं, इसलिए यूरोप और एशिया को यूरेशिया भी बोलते हैं। क्लियर? अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, बट इससे 3 लैटिट्यूड जाते हैं। पहला है इक्वेटर, इक्वेटर इसके मिडिल में से जाता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों लैटिट्यूड जो है वो किस कॉन्टिनेंट से जाते हैं? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जाते हैं। इसका अधिकतर जो पार्ट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, वो कहाँ पे आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। क्लियर? फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों को एक स्मॉल लैंड जो है वो अलग कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस मतलब क्या होता है? एक छोटा सा लैंड एरिया जो बड़े लैंड मासेस को सेपरेट करता है, उसको हम इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट क्या होता है? देखो, जैसे इंडिया में यहाँ पे एक पाक स्ट्रेट है, दो वाटर बॉडीज को, बड़ी वाटर बॉडीज को अगर स्मॉल वाटर चैनल जो है वो सेपरेट करता है, या इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल को कौन सेपरेट कर रहा है? पाक स्ट्रेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। स्मॉल वाटर बॉडीज सेपरेटेड टू बिगर वाटर बॉडीज इज कॉल्ड द स्ट्रेट, एंड द स्मॉल लैंड विच सेपरेट्स द टू बिगर लैंड मासेस इज कॉल्ड दी इस्थमस। ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? अब पूरा यही है, आपको इसके अलावा आपको कुछ भी ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, अब हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो हमारी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है? 8848 है। अब इसकी हाइट बढ़ गई है 0.86 मीटर, क्योंकि ये कंटिन्यूस क्या होता है, हमारी इंडियन प्लेन जो है वो एशिया से टकरा रही है, और इस वजह से क्या हो रहा है, इसकी हिमालयन माउंटेन्स की हाइट बढ़ती जा रही है। देखो, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे हो रहा है। ये देखिए, पहले जब हम ज्योग्राफी आप डिटेल में पढ़ेंगे ना, स्टार्टिंग से एंड तक वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा ये सारे जो लैंड मासेस थे वो पहले आपस में कनेक्टेड थे। ठीक है, फिर बाद में ये सब एक अर्थ क्रस्ट की प्लेट्स में डिवाइडेड हो गए, और सब अलग अलग डायरेक्शन में जो प्लेट्स मूव करने लगी, उसकी वजह से, जिसको टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। देखो, अगर इनको आपस में कनेक्ट कर दे तो ये कनेक्ट हो जाएंगे, जिक्सॉ पजल की तरह पजल की तरह आपको दिखाई देते हैं। ये वाला पार्ट आपको नहीं लगता यहाँ से टूटा हुआ है? ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये मेडागास्कर, ये लगता नहीं आपको यहाँ से टूटा हुआ है? ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ से टूटा हुआ है। ये सारे जो पार्ट्स हैं वो क्या हुआ है, आपस में पहले जुड़े हुए थे, और ये सब अब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस वजह से इनकी पोजीशन चेंज हो गई है। पहले इंडिया जो था वो यहाँ नहीं था, वो यहाँ पर था, लेकिन प्लेट का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होने की वजह से इंडिया किधर पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया, और ये कंटिन्यूअसली अभी भी एशियन प्लेट से टकरा रहा है। और जहाँ पे एशिया और इंडिया ज्वाइंट
हुए हैं वहां पे क्या बना है, हिमालय बना है। दो प्लेट्स जब इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो ये बीच वाला पोर्शन क्या हो गया, अपलिफ्ट हो गया, वही हमारा अपलिफ्टेड पार्ट क्या है, हिमालय है। ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में अभी नहीं देखते, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसको हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी एक साथ पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अभी आप क्या देखिए, अपना बेस कंप्लीट कीजिए क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़कर। क्लियर, चलिए। डीपेस्ट पॉइंट अर्थ पर कौन सा है, 11,022 मीटर डीप है, वो है मैरियाना ट्रेंच में लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन में। आप देख सकते हैं कि जो सी का डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है, 11 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली, जबकि जो लैंड का हाईएस्ट पॉइंट है वो 8.9 मतलब 9 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली। क्लियर, अब कॉन्टिनेंट्स मैंने बता दिया कि 7 मेजर कॉन्टिनेंट है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, इसमें भी वही सब कुछ लिखा हुआ है कि एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये बिलोंग करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है एशिया से सेपरेट होती है, और एशिया और यूरोप सेपरेट करते हैं यूराल माउंटेन से। ठीक है, फिर यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया बोलते हैं इसको। यूरोप जो है वो एशिया के वेस्ट में है, आर्कटिक सर्कल इसके पास में है, देखो आर्कटिक सर्कल इसके पास में है, ये देखिए, ये यूरोप है, ये आर्कटिक ओशन इसके पास में है, ये यूरोप और एशिया सेपरेट हो रहे हैं यूराल माउंटेन्स के थ्रू। एशिया के वेस्ट में आता है यूरोप। क्लियर, चलिए ये हो गया। अब अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, इक्वेटर 0 डिग्री इसके बीच में से जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता इसका ज्यादातर पार्ट, लार्ज पार्ट जो है अफ्रीका का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों यहाँ से पास होती हैं। उसके अलावा अफ्रीका में वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहारा डेजर्ट। ठीक है, ये अफ्रीका में लोकेटेड है। कॉन्टिनेंट जो है वो सारे साइड से ओशियंस और सी से बाउंडेड है, हमने देखा था पहले, देखो एक और बार देख लीजिए आप, ये देखिए अफ्रीका जो है वो सारे देखो, इधर इंडियन ओशियन है ईस्ट में, और साउथ में सदर्न ओशियन है, और वेस्ट में कौन सा, अटलांटिक ओशियन है। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्ट में, ईस्ट में कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है, और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है। और अटलांटिक ओशियन के ईस्ट में कौन है, यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, और अटलांटिक ओशियन के वेस्ट में कौन है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ये मैप आपको बहुत अच्छे से देखना है, बार बार देखना है, जिससे आपको ओशियंस की और लोकेशन और कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन याद हो जाए। ठीक है, पैसिफिक ओशन ऑस्ट्रेलिया किधर, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशन आता है, वेस्ट में इंडियन ओशन आता है, साउथ में सदर्न ओशन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशन आता है, नॉर्थ में क्या आता है, आर्कटिक ओशन आता है, और साउथ में क्या आता है, इंडियन ओशन आता है। ऐसे ही अफ्रीका का मैंने बता दिया। साउथ अमेरिका में पैसिफिक ओशन आता है वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ में सदर्न ओशन आता है, और ईस्ट में क्या आता है, अटलांटिक ओशन आता है। ये आपको बार बार देखना है, ठीक है, तभी आपको स्टिक करेगा। पूरा मैप आपकी आंखों में घूमना चाहिए, आपको इतनी बार मैप को देखना है। क्लियर, अब देखिए नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो सेपरेट करती हैं। ये कॉन्टिनेंट ऐसा है जो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तीन ओशियंस इसको सराउंड करते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये है इस्थमस, आप देख लीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, इधर अटलांटिक ओशियन है, इधर पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, इस्थमस मतलब अ नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड जॉइनिंग द टू लैंड मास। और देखो स्ट्रेट कहाँ पर है, इंडिया में है, यहाँ पर, इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ द वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड दी ओशन। दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच के स्ट्रेट का नाम क्या है, वो है पाक स्ट्रेट, PALK, नॉट PAK, पाकिस्तान नहीं है, PALK है। ठीक है, साउथ अमेरिका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसमें ईस्ट एंड वेस्ट से सराउंडेड है। एंडीज माउंटेन वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट, यहाँ पे जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस जो है वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, और ये नॉर्थ से लेके साउथ तक रन होती है। साउथ अमेरिका वर्ल्ड का, इसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर फ्लो करता है, अमेजोन रिवर, यहाँ पे अमेजोन रिवर फ्लो करता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एंटायरली किधर आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अंटार्कटिका कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, हमने देखा था इधर इधर ऐसे नीचे वाले पार्ट में सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका था। ठीक है, साउथ पोल जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, साउथ पोल जो है वो अंटार्कटिका के सेंटर में आता है। लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस, यहाँ पे सिर्फ आइस ही आइस शीट्स जमी हुई है,
कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन जरूर अंटार्कटिका में है। इंडिया का भी एक रिसर्च स्टेशन है, वो यहाँ पर है, जिसका नाम है मैत्री या फिर दक्षिण गंगोत्री। ये दो रिसर्च स्टेशन है जो अंटार्कटिका में लोकेटेड है। नेक्स्ट है अब हमारा हाइड्रोस्फीयर। अर्थ जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि अर्थ का 71% जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, और 29% जो है वो लैंड है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में वाटर आते हैं सारे फॉर्म्स के। तो रनिंग वाटर जो है वो ओशियन में जाता है, एंड ओशियन वाटर है, रिवर्स हैं और लेक्स हैं, आइस ग्लेशियर के फॉर्म में है, अंडरग्राउंड वाटर है, और वाटर वेपर्स जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये सारे मिलके आपस में हमको क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। अब ये जो 71% वाटर है, उसका 97% वाटर, मतलब अगर 71 को हम मतलब 100 लीटर वाटर अगर हम अर्थ पे मान ले, तो उसका जो 97 लीटर वाटर है वो अर्थ का वो वाटर ओशियन में है। कहाँ पर है, ओशियन में है, और वो बहुत ज्यादा सॉल्टी है, इस वजह से ह्यूमन यूज के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। हम जो रेस्ट ऑफ द वाटर है, 3% जो बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 2.5% जो बचा हुआ पानी है, वो ही ह्यूमन कंजप्शन के लिए अवेलेबल है। उसमें से भी ज्यादातर पानी जो है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर के फॉर्म में है, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, और बहुत बहुत ही कम परसेंटेज में जो पानी अवेलेबल है वो फ्रेश वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होता है। क्लियर, क्या हुआ, हाँ ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का मैप है। आप देखिए यहाँ पे नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे आप ओशियन मार्क कीजिए। यहाँ कौन सा ओशियन आता है, अटलांटिक ओशियन आता है, यहाँ पैसिफिक आता है, या सदर्न ओशियन आता है, यहाँ इंडियन ओशियन आता है, यहाँ पैसिफिक ओशियन आता है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में से आपको कौन सा बड़ा दिख रहा है, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। एशिया लार्जेस्ट है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्लियर, फिर अंटार्कटिका जो है एकदम सदर्न पे आता है, साउथ पोल में आता है। क्लियर, चलिए चलिए ओशियंस हम देखेंगे। 5 मेन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। जिसका पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, ये 1/3 ऑफ द अर्थ में फैला हुआ है। मैरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो भी पैसिफिक ओशियन में ही लाई करता है। पैसिफिक ओशियन जो है ऑलमोस्ट किस शेप में होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिकाज जो है वो इसी के सराउंड में है। किसके सराउंड में है, पैसिफिक ओशन के। मैप में जाकर देखिए, मैप में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक सेकंड में दिखा देती हूँ। ये देखिए सारे ओशियन, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, फिर ये अटलांटिक ओशियन एस शेप्ड का ओशियन है, सदर्न ओशियन साउथ वाली साइड में, इंडियन ओशियन इंडिया के नाम पर है, पैसिफिक ओशियन ये दोनों एक ही ओशियन है। ठीक है, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन नॉर्थ पोल के पास में है, इस वजह से ये अधिकतर टाइम जमा हुआ भी रहता है। सदर्न ओशियन अंटार्कटिका के पास में है। ये 5 मेजर ओशियंस है। ठीक है, देख लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। देखो अटलांटिक ओशियन सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, एस शेप्ड का है। ठीक है, साउथ अमेरिका वेस्टर्न साइड फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड पे साउथ अमेरिका है, और यूरोप जो है और अफ्रीका है ईस्टर्न साइड पे। ये हमने देखा था अभी। कोस्ट लाइन जो है इसकी इंडेंटेड है, इंडेंटेड होने के मतलब ऐसी है, देखो आपको दिख रही होगी इंडेंटेड है। इंडेंटेड कोस्ट लाइन होनी इरेगुलर है, इसके वजह से यहाँ पे नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स बहुत ज्यादा डेवलप हुए। इसके वजह से कॉमर्स एक्टिविटी, बिजीएस्ट ओशन माना जाता है कॉमर्स एक्टिविटीज के लिए। बहुत ज्यादा इधर से उधर जो है वो सामान यहाँ से इधर जाता है। इंडियन ओशियन, ओनली ओशियन जो इंडिया के नाम पर है। ओशियन का जो शेप है वो कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है। नॉर्थ में इट इज बाउंड बाय द एशिया, एंड इन दी वेस्ट बाय द अफ्रीका, एंड इन द ईस्ट बाय द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा था। सदर्न ओशियन जो है वो पूरा कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका के साइड के पूरे इधर आता है। उसके बाद ये नॉर्थवर्ड टू द 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। आर्कटिक ओशियन जो है वो विद इन द आर्कटिक सर्कल आता है, और ये नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। इसमें ये किससे कनेक्टेड है, पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड है बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ द सेलो वाटर नोन एज द वेरिंग स्ट्रेट। वेरिंग स्ट्रेट जो है वो किसको कनेक्ट करता है, आर्कटिक सर्कल एंड पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। ठीक है, और इट इज बाउंड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ठीक है, यहाँ पे इधर नॉर्थ अमेरिका आएगा और यहाँ पे यूरेशिया आएगा, जो अभी हमने देखा। इधर पैसिफिक ओशियन आएगा, ऊपर आर्कटिक सर्कल है, अभी मैप में हम लोगों ने देखा। एक और बार दिखा देती हूँ, रुको।
ये देखिए, ये आर्कटिक ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है। तो ये पूरा ये वाला क्या है, आर्कटिक ओशियन है, और यहाँ से ये जो स्टार्ट होता है ये पैसिफिक ओशियन है, ये वाला और ये वाला पैसिफिक ओशियन है। अब ये और ये वाला पार्ट जो है वो एक स्ट्रेट के थ्रू अलग हुआ है, जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। ये वाला जो स्ट्रेट है इसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। वर्ल्ड, अगर आपके पास एटलस है तो वहां पे लोकेट कीजिएगा, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ आता है, पार्क स्ट्रेट कहाँ आता है, कौन सा ओशियन कहाँ आता है, कहाँ पे स्ट्रेट्स आते हैं, कहाँ पे इस्टमस आते हैं, ठीक है। अच्छा, जिब्राल्टार कहाँ आता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार, ये आपको लोकेट करना है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ आता है, मैं थोड़ा लोकेशन बता देती हूँ, जो बच्चे नए हैं, इधर वाली साइड में आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का मिलेगा, और यहाँ आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार लेकिन आपको लोकेट करना है। मैंने आपको लोकेशन बता दिए, फिर भी आपको लोकेट करके देखना है कि किधर आता है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम एटमॉस्फेयर के बारे में। अर्थ जो है हमारे यहाँ लेयर ऑफ गैसेस से सराउंडेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर जो है वो क्या है, इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे प्लानिट का। ये हमको एयर प्रोवाइड करता है ब्रीथ करने के लिए, और हमको हार्मफुल गैसेस जैसे हार्मफुल सनरेज, अल्ट्रावायलेट रेज से हमको बचाता है। अर्थ जो है हमारी, एटमॉस्फेयर जो है वो कहाँ तक, 1600 किलोमीटर हाइट तक एक्सटेंडेड है। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, कंपोजिशन की बेस पे, टेम्परेचर की बेस पे। देखो कौन कौन सी है, देखो पहली जो लेयर है ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर जहाँ पे क्लाउड्स वगैरह फॉर्म होते हैं वो ट्रोपोस्फियर लेयर है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर लेयर। स्ट्रेटोस्फियर लेयर है जिसमें ओजोन लेयर आपको देखने को मिलेगी, और ये जो एरोप्लेन्स है वो भी स्ट्रेटोस्फियर में ही फ्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फियर वाला रीजन होता है ना, वहां पे हमेशा क्लाउड्स वगैरह रहते हैं। तो क्लाउड से अगर ये टकराता है या वर्ड से ये टकराता है तो उसकी वजह से एक्सीडेंटल चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस वजह से जो जो लोग जिन्होंने एरोप्लेन से में ट्रैवल किया होगा उनको पता होगा कि जहाँ एरोप्लेन उड़ता है उसके नीचे हमको क्लाउड्स दिखाई देते हैं। तो वो इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि क्लाउड्स जो होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं, और जो एरोप्लेन होता है वो हमारा स्ट्रेटोस्फियर में उड़ता है, ठीक है। फिर आता है उसके बाद थर्ड लेयर आती है मीजोस्फियर, चौथी आती है थर्मोस्फियर, और पांचवी आती है एग्जोस्फियर। एग्जोस्फियर में हमारी सैटेलाइट्स रन करती हैं, थर्मोस्फियर में हमारे ये रॉकेट्स वगैरह, और हमारी जो रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह होता है वो भी हमारा थर्मोस्फियर से ही होता है। क्लियर? ठीक है, चलिए एटमॉस्फेयर जो है वो मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना हुआ है। नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो यही कितना हो गया हमारा 99% क्लीन ड्राई एयर है, ठीक है। उसके अलावा कुछ गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, अर्गोन हुआ, ये सब मिलके क्या बनाती है, 1% वॉल्यूम बनाती है। ऑक्सीजन ब्रीथ लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, और नाइट्रोजन जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करती है, हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। मतलब दिन में जो हीट हमारी अर्थ पर आई है ये पूरा का पूरा हीट एस्केप नहीं होने देती, जिस वजह से रात को भी थोड़ा रहने वाला टेम्परेचर रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो दिन में पूरी धूप पड़ेगी और पूरा रेडिएशन क्या होगा, बाहर चला जाएगा, और रात को एकदम फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस में उसका एमिशन करते हैं। एमिशन करने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए वह अच्छी होती है, और हमारे प्लैनेट को वार्म रखने में हेल्प करती है, ठीक है, और प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। डेंसिटी जो होती है वो हाइट के साथ वेरी करती है। मैक्सिमम जो होती है वो सी लेवल पे होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाते हैं वो डिक्रीज होती जाती है। इस वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर वो ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो वहां पे एयर की डेंसिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से उनको अपने साथ क्या जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनको कैरी करने पड़ते हैं, जिससे वो हाई एल्टीट्यूड्स पर भी क्या कर सके, ब्रीद कर सके, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है एज हम ऊपर की साइड, जितना हम अपवर्ड मूवमेंट करते हैं उतना उतना टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। एटमॉस्फेयर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और इस वजह से अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग प्रेशर कंडीशन बनती हैं। कुछ एरियाज होते हैं वहां पे हाई प्रेशर कंडीशन बनेगी, कुछ एरियाज जो होंगे और लो प्रेशर कंडीशन बनेगी। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, कोई भी चीज हाई प्रेशर से हाई से लो ही मूव करती है। अगर दो कंटेनर है, एक में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, एक में कम भरा हुआ है, और दोनों को पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो हमेशा हाई से लो ही पानी फ्लो करेगा, ठीक है।
ये सारी चीज होती है। जो एयर फ्लो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मूविंग एयर जो होती है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है उसको हम विंड बोलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब डोमेन ऑफ लाइफ, जहाँ पे लैंड वाटर एयर तीनों प्रेजेंट होते हैं और उसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। इस वजह से अर्थ जो है हमारा कैसा है, यूनिक प्लैनेट है। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोस्फीयर में भी लाइफ है, ठीक है, फिर लैंड के ऊपर भी लाइफ है, फिर एयर में भी लाइफ है, तो सब जगह हमको मैमल्स वगैरह दिख रहे हैं लैंड पे, लिथोस्फीयर है, ठीक है। ये सारी जो है ये बायोस्फीयर बोलते हैं इसको। अब हमारी अर्थ पे कैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं और ह्यूज एनिमल्स भी पाए जाते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस को इंक्लूड करके एक दूसरे से लिंक्ड है बायोस्फीयर में, अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, बायोस्फीयर के हिसाब से दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, एक प्लांट किंगडम होती है और एक क्या होती है, एनिमल किंगडम होती है। एनिमल किंगडम में सारे एनिमल स्पीसीज आते हैं। अर्थ के तीनों डोमेन आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ द वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर द एग्रीकल्चर मे लीड टू द फास्ट रिमूवल ऑफ द सॉइल फ्रॉम द स्लोप्स। मतलब अगर हम अपने बेनिफिट के लिए ट्रीज को कट करेंगे, फॉरेस्ट को कट करेंगे अपनी नीड के लिए, वुड के लिए, और लैंड को क्लियर करेंगे एग्रीकल्चर के लिए, जिसके वजह से सॉइल भी क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी रिमूव होती जाएगी। क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट कट कर देंगे तो उसकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, तो सॉइल भी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। सिमिलरली अर्थ सरफेस जो होती है वो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी चेंज होती है, अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, वहाँ अर्थक्वेक आते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं पे सबमर्जेंस हो गया लैंड का सबमर्जेंस कब होता है, जैसे कि अगर सुनामी आ गई, सुनामी आई रिसेंटली सुनामी आई थी, तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड था उसके बहुत सारे जो एरिया था वो अंडर वाटर सबमर्ज हो गया है। ठीक है, फिर अगर हम वेस्ट मटीरियल को लेक्स में या रिवर वाटर में डालते हैं तो जो वाटर है वो ह्यूमन के यूज के लिए नहीं रहता है। मतलब अगर हम एक्सेस यूज करेंगे या हम अपने एनवायरमेंट को पोल्यूट करेंगे तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पर होगा, ह्यूमन लाइफ पर होगा। ठीक है, और जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वो भी डैमेज हो जाएंगी। इसलिए जो इंडस्ट्री से एमिशन होता है, थर्मल पावर प्लांट से, व्हीकल से, वो सब क्या करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, बट हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, ग्लोबल, अब इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, कम कम रेज को अर्थ से बाहर जाने देगा, तो अर्थ पे ज्यादा रेज बच जाएंगी, तो उसकी वजह से गर्मी ज्यादा होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, इस वजह से हमको जरूरत है कि हम अपनी लिमिट जो है रिसोर्सेज को यूज करने की, उसको लिमिट करें। ठीक है, लिमिट में रखें और नेचर का बैलेंस बना के रखें सारे डोमेन्स में, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर में। तभी तभी हमारी लाइफ जो है वो अच्छे से चल सकती है। समझ में आया? तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने सारा देख लिया, लिथोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर मतलब अर्थ क्रस्ट, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, और एटमॉस्फेयर मतलब एयर का कवर। ठीक है, हमने देखा कि हमारे यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसके बाद उससे छोटा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लैटिट्यूड पास होते हैं। कौन कौन से, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर। उसके अलावा हमने देखा कि पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। अटलांटिक ओशियन जो है वो कॉमर्स के व्यू से सबसे बिजिएस्ट ओशियन कहलाता है। क्लियर, ये हमने देख लिया। एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती है, ये भी हमने देख लिया, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन का पाया जाता है, 78%, ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी होती है, ये हीट रेडिएट्स को एब्जॉर्ब करती है, तो अर्थ के टेम्परेचर को क्या रखती है, ये प्लेनेट को वार्म रखने का काम करती है। क्लियर, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद एक और लेक्चर अपलोड होगा। जिन लोगों को एक्सरसाइज करनी है, इस क्लास 6 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है, वो वीडियोस देख सकते हैं। जिसको नहीं करनी है पहले खुद से सॉल्व करिए, अगर आपको नहीं आती है तो आप वो क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।